हम उसके खिलाफ नहीं है। अब सवाल जुनैद साहब एक मिनट। अब जैसे हैरिस साहब जी ने कहा है कि जैसे दहन का, अब डेमोक्रेटिक तरीके से सेक्शन 40 दहन कर दिया, तो इससे आप सेटिस्फाइड हो गए? नहीं हो, दहन कर दिया सेक्शन 40। और दूसरी जो हाजी जी कह रहे थे कि वक्फ ने कहीं पे कब्जा नहीं करा, तमिलनाडु का मंदिर 123 प्रॉपर्टी, ये वक्फ ने कहा नहीं था क्या? या एंटीलिया, तो ये सब कहा नहीं है उन्होंने। और किसी पे भी दावा ये पार्लियामेंट पूरा नई वाली जो है उस पे भी दावा करा वक्फ ने, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, मैं एक बार से यही तो फायदा होगा। मैं विष्णु जी आपके साथ हूँ। विष्णु जी, ये बार बार कहा जा रहा है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो 123 प्रॉपर्टीज की बात कही गई और वो सेंट्रल दिल्ली में कही गई, लुटन्स दिल्ली में कही गई, इस बात की सच्चाई जरा बताइए लोगों को, क्योंकि कई बार बार कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि ये ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे कोई किसी तरह का कोई एंक्रोचमेंट नहीं हुआ है लुटन्स दिल्ली पर, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पर कोई एंक्रोचमेंट नहीं है। प्रॉपर लीगल केस इस समय दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। जो दिल्ली की 123 प्राइम लैंड्स थी वो जाते जाते 2013 में वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई थी, उसको चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में और उसको अभी रिकवरी करने की प्रक्रिया चल रही है। ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी याचिका चल रही है और उसकी पूरी लिस्ट है, नोटिफिकेशन है सुचरिता जी, उसका लीगल रिकॉर्ड है, ऐसे कोई हवा में बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। पर मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो बात कह रहे थे कि आर्टिकल 26 और 25 का उल्लंघन हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर आप वक्फ काउंसिल का पूरा एक स्ट्रक्चर देखेंगे, सेटअप देखेंगे, तो उसमें करीब तकरीबन 22 मेंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस 22 में से 2 लोगों को नॉन मुस्लिम कहा गया ऐड होंगे। अब आप मुझे बताइए 22 लोग जो वक्फ काउंसिल में होंगे, उनमें से 2 लोग जो एक मिनट मुझे मेरी बात तो भैया बात तो बोल लेने दीजिए, बात तो भैया आर्टिकल 26 में आर्टिकल 26 पर बहस करना चाह रहे हो धर्मेंद्र जी और विष्णु जी, धर्मेंद्र जी और विष्णु जी, बात तो बोल लेने, धर्मेंद्र जी और विष्णु जी, लेकिन आप हिंदू बोर्ड में नहीं ले रहे। ठीक है, एक सेकंड धर्मेंद्र जी और विष्णु जी, अच्छा वो विष्णु जी कंप्लीट कर ले पहले। धर्मेंद्र देखिए, अगर आप वक्फ काउंसिल का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि एक उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और एक एडवोकेट होगा नेशनल एमिनेंस का, नेशनल इंपॉर्टेंस का, और जो मिनिस्टर होंगे माइनॉरिटी के वो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। मैं आपको ये बहुत ही जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, उसी क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो नॉन मुस्लिम होंगे वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होंगे। तो जो मतलब मेन डिसीजन मेकिंग है इन 22 में से 2 लोगों के पास, जो नॉन मुस्लिम उनके पास है ही नहीं, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब मैं इसको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अब मानिए जरा फॉर एग्जांपल कोई सीनियर एडवोकेट या टॉप मोस्ट एडवोकेट, सपोज करिए राजीव धवन साहब हो गए या हरीश साल्वे, कोई भी हो गया, अगर ये एक एडवोकेट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वक्फ काउंसिल में बनते हैं तो इनका फायदा कितना बड़ा। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज पे आपका विरोध हो, बताइए आर्टिकल 26 सर आप बीच में मत बोलिए, मैं आर्टिकल 26 पे ज्ञान मत दीजिए, ज्ञान है पूरे देश को, ज्ञान है। अगर उसके बाद पहले भी कमेटी से वही स्ट्रक्चर था, पहले भी चेयरमैन मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड धर्मेंद्र जी चौराहे की डिबेट मामले पे आप धर्मेंद्र जी वो बात कंप्लीट करें पहले, ठीक है डिबेट में अकेले बोलेंगे। अच्छा धर्मेंद्र जी, आर्टिकल 26 जो आप बार बार कह रहे हैं, ठीक है, आप विष्णु जी से पूछिए, आप देखिए, आप बताइए उन्हें कि कैसे उल्लंघन हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिए ना, एक मिनट। इन्होंने आर्टिकल 26 की बात की, इनका कहने का पर्पस, अरे भैया हाँ बताओ ना, सुन रहे हैं, इनका कहने का पर्पस ये है कि अगर आप बता रहे, ओ मेरे आर्टिकल 26 क्या होता था, अरे वो बता रहे हैं धर्मेंद्र जी, ऐसे नहीं ना, वो बता रहे हैं ना, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो आप ही के सवाल। मैं एक बार बोला हूँ पूरे डिबेट में, इनसे 26 पूछ रहा हूँ, इनका विरोध है आर्टिकल 26 को मैं गलत कोट किया हूँ, सही क्या हो बताए ना ये। हाँ ठीक है, सही बताइए भाई। एक मिनट मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का भी जो, फिर राम मंदिर पे आ गए, आर्टिकल 26 की बात। अरे भाई तो वो क्या कोई और शब्द नहीं बोले भाई, आप आर्टिकल 26 से ही शुरुआत करिए, आप 26 आर्टिकल का नाम लेते हुए शुरुआत करिए। नहीं मैं बता, आप क्यों पढ़ देंगे, एक मिनट बता रहा विष्णु जी, हूँ। आर्टिकल 26 ये आपको इजाजत देता है कि जो भी धर्म का व्यक्ति है उसको ये अधिकार होगा कि वो अपने धर्म के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो खुद अपना मैनेजमेंट कर सकता है, एक्सेप्ट सेकुलर एक्टिविटीज। जो सेकुलर एक्टिविटीज होंगी एक धर्म की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का मैनेजमेंट, इसके ऊपर काफी डिबेट चल रही है, वो सेकुलर एक्टिविटी मानी जाती है, उसमें कौन कैसे एंट्री करेगा ये सेकुलर एक्टिविटी मानी जाती है जो सरकार कंट्रोल कर सकती है। सर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा, इसलिए सरकार का धर्मेंद्र जी एक मिनट, सरकार में धर्म में बेवजह दखल नहीं है, ये जो कानून बन रहा है वो बेवजह सरकार का धार्मिक मामलों में दखल है कि नहीं, मुझे बताइए। कोई दखल नहीं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, उल्लंघन है कि ऐसी का उदाहरण दे रहा हूं सुचरिता जी। कोई भी कानून अगर देश की संसद बना रही है तो वो बेवजह क्यों होगा, मुझे ये बताइए। मामले आते गए और मैं फिर बोल रही हूँ धर्मेंद्र जी, आप मुसलमानों के हितैषी अगर बनते हैं तो वक्फ पर सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स तो मुसलमान परिवारों की है, फिर उस पर क्यों नहीं बोलते, क्यों वो गरीब परिवार है, उन्होंने सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड पर केसेस कर रखे हैं, ये तो विष्णु जी बता देंगे आपको। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए विष्णु जी ग्रंथ को नहीं मानते,
विष्णु जी उपनिषद को नहीं मानते, नहीं मानते। हम इनका सनातन विरोधी मान लें इनको? और टीका लगा कर आए हैं। हमें पहले पता है, टीका तो देख लीजिए हमें उनका। पता है, इनसे पूछिए। उनका टीका तो देख क्या लीजिए नहीं पहले। है? आप पूछ लीजिए ना इनसे। अच्छा देखिए, एक बात बड़ा क्लियर है मैम, नहीं एक मिनट, मानते। एक बात बड़ी क्लियर है विष्णु जी। बताइए मानते हैं इसको। एक मिनट, हाँ, ये ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अच्छा सुचरिता जी, ये विष्णु जी, एक मिनट, आप एक सर्टन लॉबी के टारगेट पे तो रहते हैं हमेशा, ये बड़ा क्लियर है। एक बात पूछ रहा हूँ, ये मानते उसके हैं ना? पीछे कारण है। हाँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये मानते हैं ना? हाँ। ये इनसे पूछिए जरा, नेमिनाथ आप भगवान मानते कौन नहीं थे? मानते बताइए नहीं, पहले। मैं तो मानता हूँ। हाँ, मानते हैं। बिल्कुल मानता हूँ। धर्म को नहीं मैं मानते, भगवान राम को मानता हूँ, भगवान कृष्ण को मानता हूँ। मैं इनसे पूछ रहा अच्छा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ सवाल ले रही हूँ पहले, एक मिनट रुकिए। सवाल ले रही हूँ, सवाल, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट बोलिए। वक्फ बिल जो आया है अभी, उसका स्वागत है। जो लोग इस देश में भू माफिया के रूप में मुस्लिम समुदाय के लोग लगे हुए हैं, जिनकी चेन ऊपर केंद्र से लेके राज्य से लेके जिला स्तर तक चल रही है, क्या ये उन लोगों द्वारा ही विरोध किया जा रहा है और उनके आदमियों द्वारा करवाया जा रहा है विरोध? तो क्या आपको ये डर लग रहा है वक्फ बिल आने से, या ये जो वक्फ बिल आया है इससे उन लोगों को खतरा है कि उनकी जो संपत्ति है उन्होंने जो कब्जा किया है और उससे उनका व्यापार चल रहा है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ऐसा है, जितने भी मस्जिद, मदरसे और जितने भी बरसों से जहाँ बने हुए स्थापित हैं इस देश में, वो कहीं नहीं हटने वाले हैं, ना हटेंगे ना मिटेंगे ता क़यामत तक। इसी आपका नाम क्या है आपका? मोहम्मद इरफान। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा, देखिए अब अगर ये बोल रहे हैं ना, तो इनको भी बोल दीजिए ये इस्लाम के नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की, सियासतदानों की दुकानें बंद होने का खतरा है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ बोलिए। अच्छा एक सेकंड फैज साहब बोलिए। हाजिक खान साहब बोलिए। जनता पार्टी की है, ठीक है। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इनका है। हाँ। तो लूट कौन कर रहा होगा? हाँ। 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश अच्छा, में देखिए। उसका प्रदेश जो है नहीं, वक्फ बोर्ड का आपने जो चेयरमैन- सवाल पूछा है। एक मिनट मेरी जवाब ले लो। 20 साल से बिहार में है, ठीक 10 है। साल से आसाम में है, ठीक है। 10 साल से उत्तराखंड में, है। 8 साल से उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो भ्रष्टाचार करने वालों को शादाब जी, सजा आप मिलना चाहिए। उत्तराखंड वक्फ कौन बोर्ड के कौन है वो चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं, लोग आप जिन्होंने लोग देख रहे थे भ्रष्टाचार तो किया है लूट हो रही वक्त थी, तो आप में, क्यों उन नहीं पर बोल रहे कड़ी थे? से कड़े कार्रवाई ठीक है, होना उनसे पूछ चाहिए लिया, थी। आप क्यों नहीं बोल रहे थे? हाँ एक सेकंड। दिक्कत यह है कि अगर कोई झूठ बोलने हाँ। पे आ यार 2.5 साल से आप झूठ, 30 साल से नहीं है। अच्छा अब वो क्या बोल जवाब दे रहे हैं ना 30 साल से हाजिक खान गुजरात में नहीं है वक्फ बोर्ड का हाजिक खान चेयरमैन। साहब, परेशानी उन्हें बोलने दीजिए। कौन भ्रष्टाचार कर रहा अरे था? आप लोग झूठे और मक्कार हो गए हैं। आपको पता आप होने गलत के बयानी बावजूद कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं। आप आप झूठ- मुसलमान नहीं हैं। आप अगर झूठों की पता हिमायत होने कर के रहे हैं और बावजूद झूठ बोल रहे बोलते हैं, तो ये सुन लीजिए ना अभी। अरे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है 30 साल से? अरे अब सुन तो लीजिए भाई। हाजिक खान कैसे साहब नहीं आता आपको? कैसे कर रहे हो? पता नहीं, पागल आदमी है यार। सुनना तो दम तो रखिए ना। आपने सवाल पूछा तो सुनिए तो सही। हाँ हाजिक खान साहब शऊर, प्लीज। सुनिए ना, फिर तभी बोल रहे हैं आपको एक कि आप दूसरे सुन पर लीजिए। व्यक्तिगत नहीं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। अरे आप भैया माफ कर ऐलान दीजिए। किया, सच आप बोलो। जैसे लोगों आप ने जैसे भारतीय जिंदगी जनता बचाई पार्टी है, को कह रहे हैं, मान बोलिए। लीजिए। ठीक है। सरकार के दरवाजे पे हद हो रखा हुआ है, गई सच बोलो। बहुत ही आप बोल अच्छा, रहे ठीक हैं। है। अरे, हाजिक खान क्या साहब, कहें थोड़ा सा उन्हें बोलने, आपसे मैंने आपने बात सवाल नहीं की। पूछा, उत्तर मैंने ले बोल लीजिए। दिया, मैंने बोल दिया, वो बात कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा, अच्छा, जवाब ले व्यक्तिगत लीजिए। आज जवाब ले लीजिए। शादाब जी बीमारी है बोलने की। कम टू द पॉइंट प्लीज। हाँ देखिए, मैंने कहा कि पहले तो ये जो इन्होंने बोला, मुझे 2 साल हुए हैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बने। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा 10-11 साल से आपकी सरकार है। वहां जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, आज भी वही हैं। हाँ। वक्फ बोर्ड के एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अगर सरकार बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती थी, क्योंकि वो पावर्स नहीं है, वो सिस्टम नहीं था कि इतने 2 सांसद मुसलमान होंगे, 2 विधायक मुसलमान आएंगे, 2 एक वो आएगा मुतवल्ली कोटे से आएगा, एक अधिवक्ता कोटे से। भाई सर सुन लीजिए ना, बीच में कैसे ले? फिर बोल रहे हैं आप। पहले झूठ बोल रहे थे 10 साल आप से, मेरे में बोल फिर रहे थे। बीच में बोल रहे हैं 20 साल से आप। क्यों? आप- बीमारी आप- है क्या बीच में बोलने की? मैं कह रहा हूं, दिक्कत है क्या? 30 साल वाले सुनने का में- दम भी तो रखिए। 30 साल वालों कैसे को चिल्लाने आते हैं ठीक है। आप? एक कमाल कर सुनिए दिया। सुनिए बताइए, सुनिए मरने यहाँ का पर दम एक नहीं है, सवाल बोलने का एक दम- सवाल ले रही हूँ, सुनने का सुनिए दम तो रखिए। शादाब जी, फालतू बोलने का मतलब। हाजिक खान पागल साहब, आदमी है भाई। सवाल पूछिए। सर मेरा सर से सवाल है। सर कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो है किसी का जमीन हथियाने के चक्कर में नहीं रहता है। लेकिन मेरा ये सवाल है, मोदी जी जो है वक्फ बोर्ड बिल पास किए हैं सदन में, ये कहीं ना कहीं जो भू माफिया हैं, जो वक्फ बोर्ड की जमीन अपने फायदे के लिए यूज करते, गरीबों में दान नहीं करते, इस चीज पर रोक लगाने के लिए किया गया है। तो फिर आखिर लोगों में इतना दर्द क्यों नजर आ रहा है? उनका रोजी रोटी पे लात मारा जा रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। आखिर क्या चक्कर है? आखिर वक्फ बोर्ड जो है अभी कुंभ में जहां आयोजन हुआ था, उस जमीन को भी अपना जमीन बता रहा था। अभी कुतुब मीनार जो है उसको भी अपना जमीन बता रहा था। तो ये कौन से 6 साल पुराना जमीन आप कह रहे हैं कि 6 साल पुराना जो मस्जिद बना है वो वक्फ बोर्ड का हो सकता है? फैज साहब, किसकी रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है? सीधे पूछ रही है लड़की।
देखिए, बार बार ये प्रश्न उठता है, इस बच्ची के प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। बार बार ये प्रश्न उठता है कि केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है जी, मंत्री क्यों नहीं है जी, सांसद क्यों नहीं जी। अब ये निर्णय आ चुका है कि क्या केवल 25 मुस्लिम सांसद बनाकर उन 25 को सारी प्रॉपर्टी दे दी जाए, या 25 करोड़ मुसलमानों को उस प्रॉपर्टी को बांट दिया जाए, जो केवल 25 लोगों के हाथों में सीमित था, केवल 200-300 लोगों के हाथों में सीमित था, जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। अब उनसे लेकर 30-25 करोड़ मुसलमानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो जो बच्ची कह रही है सही कह रही है, चंद लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी थी, जिनकी रोजी रोटी चल रही थी, जो 1-1 लाख की प्रॉपर्टी का 10-10 रुपए किराया दे रहे थे, अब उनकी दादागिरी समाप्त होगी और पूरे 20 से 25 करोड़ मुसलमानों को बराबर बटेगी। यह कानून लाया गया बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा।